नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम गहलोत ने किया 151 कर्मचारी संगठन के साथ संवाद। कोविड-19 की लड़ाई के योद्धाओं को किया धन्यवाद। बोले, जीवन बचाने की लड़ाई में धन और संसाधनों की नहीं होगी कमी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, भगवान राम का मंदिर देश में एकता और भाईचारे का बन सकता है प्रतीक। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर हुआ रामायण का पाठ। वहीं भगवान राम और पीएम मोदी के फोटो के साथ ट्वीट कर घिरी बीजेपी सांसद दिया कुमारी। सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध। बीजेपी सांसद शोभा कारंदलाजे ने भी इसी फोटो के साथ किया ट्वीट। राजस्थान हाईकोर्ट का स्पीकर जोशी को नोटिस। बीएसपी के विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने का मामला। वहीं गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। और जयपुर में जमकर बरसे बदरा। लोगों को उमस से मिली राहत। कई इलाकों में भरा पानी। तो आपको स्वराज राजस्थान में आधे घंटे में बड़ी और छोटी हर खबर से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत ने आज क्या प्रशासनिक कामों को निपटाया। वहीं साथ ही आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस क्यों दिया है। इसके अलावा हम आपको जैसलमेर होटल में ठहरे हुए गहलोत गुट के विधायकों के दिल की बात भी सुनाएंगे। वहीं गहलोत सरकार के मंत्री के घर भी लिए चलेंगे, जहां आज रामायण का पाठ हुआ। आपको राजधानी की बारिश भी दिखाएंगे। तो राजस्थान में भले ही सियासी दांव पेच चल रहे हों और गहलोत सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हों, और इसके बावजूद अशोक गहलोत एक्शन में नजर आए और बारीकी से यहां राज्य के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खासकर कोरोना की लड़ाई को वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। अशोक गहलोत ने बुधवार को 151 कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद किया। सीएम ने इन सभी संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और कहा कि कोविड-19 की लड़ाई में सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों ने तन मन धन से लड़ाई लड़ी है, जिससे कोरोना को हराने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना की लड़ाई में समाज के हर वर्ग के साथ संवाद किया, साथ ही सुनिश्चित किया कि समाज के किसी वर्ग का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और इस धन संसाधन और प्रयासों की कमी आड़े नहीं आएगी। तो एक तरफ जहां सरकार पर संकट अभी भी बरकरार है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं राज्य के कामकाज है उसको भी नजरअंदाज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, आज जो ये संवाद हुआ 151 कर्मचारियों के साथ, उससे क्या महत्वपूर्ण निकलकर सामने आया है? रामस्वरूप। देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से पहले से ही एक जन जागरूकता अभियान चला रखा है, जिसमें कि प्रदेश में तमाम जो नागरिक हैं, चाहे किसी भी गांव क्षेत्र ढाणी तक के लोग हैं, तो वहाँ पर जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सभी जो गैर जो सरकारी संगठन है उनसे भी सपोर्ट लिया जा रहा है और बाकी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनसे भी सपोर्ट लिया जा रहा है। और साफ तौर पे गहलोत साहब ने आज ये भी सभी कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि है उनको भी ये कहा था कि जिस तरह से काम आपने पिछले 2 महीने में किया है कोरोना संकट काल के दौरान, तो वैसा ही काम आगे भी लगातार करते रहना है। और साफ तौर पे यह कि जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस जो महामारी से मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि संक्रमण जो है पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में जागरूकता लोगों में होगी तो इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी रामस्वरूप, क्या इन ये जो कोरोना वॉरियर्स जो कहलाए जा रहे हैं, ये जो जितने भी कर्मचारी हैं, क्या उनकी अपनी दिक्कतों को भी यहाँ पर एड्रेस किया गया सीएम अशोक गहलोत की तरफ से? देखिए, मुख्य रूप से तो ये कोरोना को लेकर के ही संवाद था, तो ऐसे में कोई और किसी कारण का इसमें कोई विषय नहीं था। लेकिन ये जरूर पूछा गया था कि किसी को कोई काम में कहीं दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो जरूर साझा करें, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी या समस्या किसी ने साझा नहीं की। और साफ तौर पर जिस तरह से काम करना है प्रदेश में सभी कर्मचारी संगठन जो पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं, तो उनको उसी तरह लगे रहने के लिए आह्वान किया, यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पे आपके साथ जुड़ेंगे। वहीं राजस्थान के सियासी घमासान के बीच बीएसपी की
याचिका पर हाई कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए कल तक का समय दिया है। इससे पहले आपको बता दें, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 30 जुलाई को बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले को लेकर नोटिस जारी किया था। अगस्त तक जवाब देने को कहा था, लेकिन विलय के फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ बीजेपी के विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने डबल बेंच में याचिका दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई और बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने अपनी याचिका में कहा कि जब तक मामला कोर्ट में है, बीएसपी विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी के पक्ष में वोट नहीं डालने दिया जाए। अब इस मामले में आपको बता दें, अदालत कल 10:30 बजे सुनवाई करेगी। और वहीं इस पूरे मसले को लेकर बीएसपी के एक और वकील दिनेश गर्ग ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बसपा के चुनाव चिन्ह पर विधायक जो जीत कर आए थे, उनके विलय को चुनौती देने की जो याचिका थी, सुनवाई हुई थी आज राजस्थान हाईकोर्ट में। उसको आज लेकर के आज राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है और कल सुबह 10:30 बजे इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। मेरे साथ बीएसपी के एडवोकेट हैं दिनेश गर्ग साहब। दिनेश जी, क्या कहा आज हाईकोर्ट ने? हाई कोर्ट के समक्ष जो हमारी अपील थी, हमारे निवेदन माननीय न्यायालय से यही था कि 18/9/2019 का जो आदेश है, जिसके तहत 6 बसपा विधायकों का विलय किया गया था कांग्रेस में माननीय स्पीकर महोदय द्वारा, उस आदेश को स्थगित करने की हमारा निवेदन था। तो कोर्ट ने उस अपील में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को नोटिस जारी करके केस को कल वापस सुनवाई के लिए लगाया है। सुबह 10:30 बजे वापस सुनवाई होगी। लेकिन एकल पीठ ने पहले भी इस मामले में नोटिस जारी किए हुए हैं, तब दोबारा क्या जरूरत पड़ी? एकल पीठ के समक्ष तो याचिका जो हमारी पेंडिंग है। हम डिवीजन बेंच में सिर्फ इसलिए गए थे कि एकल पीठ ने हमें स्थगन प्रदान नहीं किया था उस आदेश पर 18/9/2019 के पे। तो इस प्रेयर को आगे बढ़ाते हुए हम डिवीजन बेंच के सामने गए थे कि उस आदेश को स्थगित किया जाए। क्या जो नोटिस जारी हुए हैं वो तामील नहीं हो पा रहे थे बसपा के 6 विधायकों को जो दिए गए थे? एग्जैक्टली ये भी हमारा एक तर्क था और ये हमारी अपील का एक आधार भी है, क्योंकि 14 तारीख से सत्र स्टार्ट होने वाला है और 11 तारीख को केस को वापस सूचीबद्ध किया गया। और चूंकि वो 6 MLA जो हैं वो कांग्रेस की बाड़ाबंदी में हैं, तो दे आर नॉट अवेलेबल एट द प्लेस। कहीं भी वो अवेलेबल नहीं है जहाँ उनसे तामील कराई जा सके। तो तामील नहीं हो पाएगी तो हमारी जो इंटरिम रिलीफ की प्रेयर है वो इन्फेक्चुअस हो जाएगी। लेकिन कल जो विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देना है, वो क्या नोटिस तामील पर देना है या फिर विलय के मामले में देना है? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय के क्या चल रहा है वो हम अभी कोई उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये दिनेश गर्ग साहब हैं, बसपा के वकील हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2 मामले हैं, जो 2 तरह की मांगे हैं, एक तो जो विलय हुआ है उसको चुनौती देने के साथ में जो नोटिस जारी किए गए हैं वो तामील नहीं हो पा रहे हैं। तो कल देखना होगा कि किस तरह से जवाब पेश करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से और उसके बाद में हाईकोर्ट क्या कहता है। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर के वकील ने हाईकोर्ट के नोटिस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिक्कत इस तरह की आ रही थी क्योंकि वो जो पते हैं उन पतों पे वो अभी है नहीं, तो फिर दस्ती तामील कराने में पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। इसीलिए क्या कहा गया है, किस तरह का जवाब मांगा है? कल स्पीकर साहब से जवाब मांगा है, 18/9/2019 का जो आदेश है उसके प्रति मांगा है और साथ में ये बोला गया है कि शायद हो सकता है कि कल माननीय न्यायालय ये भी आदेश करे कि जो नोटिसों की तामील है वो स्पीकर साहब के द्वारा ही, उनके ऑफिस के द्वारा ही कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, बीएसपी विधायकों मामलों पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहां हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी किया है और कल तक जवाब तलब किया है। क्या कुछ कहा गया है इस नोटिस में, पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, बसपा और भाजपा के जो विधायक हैं मदन दिलावर, उन दोनों की जो याचिकाएं थी उसमें खास बात तो कहें कि वो एक तरह की मांग थी कि जो विलय हुआ है उसको सदन जब शुरू है उससे पहले वो स्थगित किया जाए। इसी के लिहाज से पहले एकल पीठ में याचिका लगाई गई थी, लेकिन एकल पीठ ने उस पर रोक नहीं लगाई। रोक लगाने के बजाय नोटिस जारी किए सभी 6 विधायकों को और साथ में विधानसभा सचिवालय को और विधानसभा सचिव को। तो क्योंकि अंतरिम राहत बीएसपी को और भाजपा विधायक को नहीं मिली थी, ऐसे में उन्होंने डीबी का सहारा लिया। डीबी में जो है याचिका लगाई डिविजनल बेंच में, जिसकी सुनवाई आज हुई। तो आज साफ तौर पे हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करके जवाब मांगा है विधानसभा अध्यक्ष से। कल सुबह 10:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जवाब आएगा, उसके दौरान ही दोबारा से सुनवाई होगी। इसके बाद देखना होगा कि कोर्ट अपना रुख
क्या रखता है। बिल्कुल बिल्कुल रामस्वरूप, ये सुनवाई भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 6 जो बीएसपी विधायक हैं कहीं ना कहीं ये विधानसभा में गणित बिगाड़ सकते हैं। तो क्या किस तरह की दलीलें इस सुनवाई के दौरान सामने आई और कोर्ट का उस पर क्या रुख रहा, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो दलीलें थी वो तो शुरू में जिस तरह से पहले रखी गई थी बीएसपी के द्वारा भी और मदन दिलावर के एडवोकेट के द्वारा भी, और वो साफ तौर पे हर बार पिछले कई दिनों से जो भी याचिकाएं लगाई गई उनमें साफ तौर पे यही कहते हैं कि जो विलय हुआ है, यानी कि जो बसपा के चुनाव चिन्ह पे टिकट पर जो चुनाव जीत करके विधायक जीते हैं और उसके बाद में वो पिछले साल सितंबर में कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उस विलय को सीधे तौर पर संवैधानिक रूप से सही नहीं बताया जा रहा है। जबकि कांग्रेस के तमाम जो नेता है या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो साफ तौर पे बार बार कहता है कि अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक जीते हुए विधायक अगर किसी दल में जाते हैं तो वो जा सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रोविजन है। लेकिन बसपा के वकीलों का और बसपा के जो नेता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मदन दिलावर, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में राष्ट्रीय सुप्रीमो की अनुमति भी बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि काफ़ी 2-3 बार जब सुनवाई हुई है तो काफ़ी लंबी बहस हुई है इसी को लेकर के, विलय को लेकर के। वो चाहते हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उस पर स्टे लग जाए, यानी कि विलय पर एक बार स्टे लग जाएगा तो फिर ये विलय माना नहीं जाएगा। जब विलय नहीं माना जाएगा तो जब 14 अगस्त को सत्र शुरू होगा तब वो कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से तो कल की सुनवाई बेहद ही अहम मानी जा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि कल 10:30 बजे इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। स्पीकर का से जो जवाब मांगा गया उस जवाब के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से दोबारा होगी कल सुबह 10:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं। वहीं इन विधायकों में से सचिन पायलट के साथ 18 विधायक हैं, यानी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की तादाद 19 हो जाती है। जिसके बाद गहलोत के पास 88 विधायक बचते हैं, जिनमें बीएसपी से कांग्रेस में गए 6 विधायक भी शामिल हैं। वहीं गहलोत को 2 बीटीपी के विधायक का समर्थन भी हासिल है और ये संख्या 90 की हो जाती है। इसमें सीपीएम के 1 विधायक का समर्थन भी उन्हें मिल जाता है, तो ये तादाद बढ़कर 91 की हो जाती है। वहीं गहलोत गुट 10 निर्दलीय के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 101 हो जाती है, यानी गहलोत की सरकार आसानी से बच जाएगी। वहीं बीजेपी के पास 72 हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी आरएलपी के पास 3 विधायक हैं। वहीं सचिन गुट के 19 विधायक इसमें जोड़ दें तो ये गणित 94 का हो जाता है। वहीं सचिन गुट 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 97 हो जाती है। ऐसे में बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर अदालत से लेकर सियासी मैदान तक ये घमासान मचा हुआ है। तो वहीं राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विधायक होटलों में कैद हैं और सरकारी कामकाज नहीं हो रहा है। लेकिन गहलोत गुट के विधायक हकीम अली खान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि कोई बाड़ेबंदी नहीं है और हम सब दिल से सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। और इसी मुद्दे पर विधायक हकीम अली खान से बात की हमारे जयपुर के संवाददाता रामस्वरूप ने। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच गहलोत कैंप के जितने भी विधायक हैं वो बाड़ेबंदी में जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी आ जा नहीं सकते। बाकायदा अगर किसी को कोई ज़रूरी काम हो, कोई पारिवारिक काम हो तो उसके लिए वो आ जा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर फतेहपुर सीकर से जो विधायक हैं हकीम अली खान, वो मेरे साथ यहाँ पर अभी जयपुर हैं। वो कोई पारिवारिक रिश्तेदारी में कोई इनकी निधन हो गया था, तो इसलिए वो गाँव गए हुए थे और वापस यहाँ आए हैं। और 1-2 विधायक और है, परसराम मुरेदिया जी भी है, एक और है, वो भी जयपुर में ही है। तो सर आप ये बताइए कि ज़्यादा बंदिश नहीं है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार पूरी तरह से एक बाड़े में बंद है, होटल में कैद है। कोई बाड़ेबंदी नहीं है। कोई अपने काम से अगर कहीं जाता है तो कोई पाबंदी नहीं है। और होटल में भी अगर कोई आदमी बाहर घूमना चाहता है तो बाहर घूम सकता है, बाहर बैठना चाहता है तो कहीं भी जा सकता है। कोई बाड़ेबंदी नहीं है। बस वो एक भाजपा वालों ने जो एक लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को फैल करने के लिए हम लोग एक जगह बैठ करके हमारी रूपरेखा बनाते रहते हैं। होटल की बात करें तो होटल में जितने भी विधायक हैं, क्या वो सभी दिली रूप से गहलोत के साथ हैं? क्योंकि एक तो ये होता है कि पूरी तरह से दबाव है, जो आरोप लगाया जाता है कि होटल की में पूरी तरह से बाड़ेबंदी है, एक तरह से कैद है। तो आप मानते हैं कि सभी
दिल से गहलोत के साथ हैं, बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल दिल से साथ हैं। हमने तो यहाँ तक भी कह दिया सभी विधायकों ने कि साहब आप जहाँ चाहो जहाँ रख दो, ज़रूरी नहीं है होटल में रखो, आप चाहे कोई धर्मशाला में रख दो, स्कूल में रख दो या खुले छोड़ दो, और जब आपको ज़रूरत पड़े एक कॉल के साथ सब एक साथ ईमानदारी से समर्पित भाव से जब फ़ोन आएगा उस टाइम विधायक दल के सारे विधायक एक साथ होकर के और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किसी की भी कोई मन में कुछ नहीं है, सब एक ही साथ कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है और षड्यंत्र को हराना है। ऐसे में जो विपक्ष का आरोप है वो सही नहीं है और इनका कहना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सब लोग एकजुट हैं और लोकतंत्र की आखिर में सच्चाई की भी जीत होगी। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में बाड़ाबंदी के तहत बंद गहलोत गुट के विधायक समय बिताने के लिए कई जतन कर रहे हैं। कुछ विधायक मॉर्निंग वॉक के नाम पर सुबह चाय की थड़ी पर चाय की चुस्कियां लगाते नजर आए, तो वहीं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अपने 2 साथियों के साथ होटल के बाहर टहलने निकल गए और छोटी सी दुकान पर जाकर चाय पी। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना और दूसरे विधायक ने होटल की रसोई में पहुंचकर खाना बनाया। बता दें कि गहलोत समर्थक 92 विधायक इन दिनों होटल सूर्यगढ़ में ठहरे हुए हैं, जिन्हें 13 अगस्त तक यहीं पर रहना है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। I'm glad I chose LPU. I made friends from all over the world, got mentored by corporate CXOs and His Holiness Dalai Lama. And this great exposure has helped me to grab a job in a multinational company. Think big, lovely professional university. क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बीजेपी सांसद दिया कुमारी के एक ट्वीट का सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। दिया कुमारी ने सुबह 10:45 पर अयोध्या में भगवान श्री राम की भूमि पूजन से कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ दिया कुमारी ने एक फोटो भी पोस्ट की और इस फोटो में भगवान श्री राम छोटे और नरेंद्र मोदी बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्विटर पर सैकड़ों लोग उन्हें उनके रवैये पर एतराज जता रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कर्नाटक की बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद शोभा ने भी वही तस्वीर और वही कैप्शन ट्वीट किया है जो दिया कुमारी ने किया है। शोभा करंडलेजे ने कर्नाटक बीजेपी की महासचिव हैं और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बेहद करीबी मानी जाती हैं। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, भाजपा सांसद दिया कुमारी की इस फोटो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा होगा कि आज इतना बड़ा दिन था, इतना बड़ा भूमि पूजन किया, राम मंदिर की भूमि पूजन किया गया, प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे, लेकिन वहीं बीजेपी के कुछ विधायक एक ऐसी तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हैं जिसमें भगवान राम को छोटा और पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जाता है। इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या यहां पर साबित करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये पार्टी नहीं बल्कि पार्टी के जो इनके सांसद हैं, इनके जो नेता हैं, ये उनके ऊपर परिलक्षित होता है कि वो प्रधानमंत्री के गुणगान में, उनकी प्रशंसा में किस हद तक चले गए हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कांग्रेस में साइकोफेंसी की पराकाष्ठा, खासकर वो हमेशा देवराज अरस का एक उदाहरण देते हैं जिन्होंने कि इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ की जो उनकी इमेज बनाई जा रही है, उनकी छवि बनाई जा रही है और उनकी प्रशंसा में अब वो इस हद तक चले गए हैं कि आज जब राम जन्मभूमि शिलान्यास होना था तो वहां पर वो प्रधानमंत्री का कद है
वो राम से बड़ा दिखाया गया है और उनकी उंगली पकड़ करके वो लेकर के जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो इन अपने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में, उनके गुणगान में, या मैं कहूँ कि उनकी चापलूसी में किस हद तक चले गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत से सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि भगवान और इंसान में फर्क नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिट गेम भी लिया जा रहा है भगवान के नाम पर। जिस तरह से आज भव्य ये समारोह आयोजित किया गया, उस पर कहीं ना कहीं क्रेडिट गेम भी था, पॉलिटिकल रंग भी था। अभी वही सवाल खत्म नहीं हुए थे कि ये एक तस्वीर सामने आ गई जिसने और से बहुत से सवालों को यहाँ जन्म दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते आगे, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि भगवान राम का मंदिर हमारे देश में एकता और भाईचारे का प्रतीक बन सकता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भगवान राम हमारी संस्कृति और सभ्यता में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनका जीवन हमें सच्चाई, न्याय, सभी की समानता, करुणा और भाईचारा सिखाता है। हमें राम भगवान के निहित मूल्यों के आधार पर एक समतावादी समाज की स्थापना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वहीं अयोध्या में आज राम मंदिर की नींव रखी गई और इसी कड़ी में गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने जयपुर आवास पर रामायण पाठ का आयोजन किया, जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में अपने 2 महीने की सैलरी और एक चांदी की ईंट भेंट करेंगे। साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने की भी बात कही है। और वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद ट्वीट किया। राजे ने लिखा कि रामनाथ जय राजा सोपुर बरनी की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। पावन नगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजने वाले हैं। आज के ऐतिहासिक, अद्वितीय, कल्याणकारी व शुभ दिन पर मैं अत्यंत भावुक एवं आनंदित हूं। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी जाने के बाद से ही जयपुर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार किया गया और दीपदान भी किया गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते मंदिर के पुजारी और उनके परिजनों ने ही भगवान राम की पूजा अर्चना की। बढ़ते हैं आगे, पाली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। घटना मारवाड़ा जंक्शन के खिवाड़ा गांव का है और जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर पति ने अपनी पत्नी के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धामली गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं जैसलमेर में लोगों का रेत का बवंडर से सामना हुआ। अचानक उठे धूल के बवंडर ने लोगों के होश उड़ा दिए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें, नेहड़ाई और चौधरिया गांव में ये रेत का बवंडर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में रेत के तूफान से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले बवंडर की वजह से एक बार चारों तरफ कुछ भी दिखना बंद हो गया। सूर्यगढ़ होटल के पास लगे पेंट और तंबू भी उखड़ गए। ये तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेत के बवंडर से दिन में अंधेरा छा गया था। आप तस्वीरें देख रहे थे, आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और उनके होश उड़ गए। और उधर जयपुर में बुधवार को जोरदार बारिश हुई और इस बारिश से लोगों को जहां उमस से राहत मिली, वहीं कई निचले इलाकों में पानी भी भर गया। बता दें कि 2 दिन पहले सावन के आखिरी सोमवार को राजधानी जयपुर समेत भरतपुर और करौली में जमकर बारिश हुई थी। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश का दौर चला था। हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून बेहद सुस्त रहा, जिसकी वजह से किसानों में मायूसी है।
और उधर झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में 71वां वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्टेडियम में 600 पौधे लगाए गए। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि झुंझुनू जिले में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया था, जिसमें से अब तक 8 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर यूडी खान ने इस बात पर जोर दिया कि केवल पौधे लगाने से कुछ नहीं होगा, उसकी साज संभाल भी करनी होगी। इसीलिए मनरेगा के मजदूरों को इस काम में लगाया जाएगा। भी हमारी तरफ से स्टेडियम में करीब 600 पौधे लगाए गए हैं, जो कि छायादार हैं, अच्छे स्वस्थ हैं, 4 फीट से हाइट के हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पौधे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इनके पानी की और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला खेल अधिकारी को दे दी गई है। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।